टुडे वी विल स्टडी द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, पर्सनालिटी क्या है, अमूर्त चिंतन क्या है, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, कल्पना क्या है, चिंतन क्या है, तर्क क्या है, ये सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा मैं आज समझाऊंगा, दौड़ा दौड़ा के आपको बताऊंगा कि क्या है ये सब चीज़ें। पहले आप परिभाषाओं को समझें, उसके बाद मैं आपसे पहले सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि क्या है। बुद्धि जो है बंकिंघम के अनुसार उन्होंने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अर्थात बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता, यानी एबिलिटी ऑफ लर्निंग। आप किस प्रकार से सोच रहे हो, क्या सोचने की आपकी कैपेसिटी है, वही आपकी बुद्धि होती है। दूसरा टर्मन के अनुसार, टर्मन ने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन क्या है, पहले ये तो समझे अमूर्त क्या है। अमूर्त जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, अर्थात कल्पना कर रहे हैं। चिंतन माने थिंकिंग, जिसको आप सोच रहे हैं। तो अमूर्त चिंतन यानी कल्पना जो कर रहे हैं, वही आपकी कितनी एबिलिटी है आपकी कल्पना करने की, उसी एबिलिटी को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का मतलब आप इंग्लिश में समझें तो इंटेलिजेंस कोशेंट कहा जाता है। अर्थात आपकी सीखने सोचने की एबिलिटी अगर देखा जाए तो ये है बुद्धि लब्धि। किसी बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। अगर किसी व्यक्ति की देखा जाए कि वास्तविक आयु 6 साल है, ठीक है, और उसकी सोचने की मानसिक आयु जो है 4 साल है, तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कि बच्चा की बुद्धि लब्धि क्या है। अर्थात अगर 4/6 और गुणे 100 कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना आएगा। तो पहले हम काटते हैं 400 से हो जाएगा 400/6, अर्थात इतना परसेंटेज जो है इस बच्चे की बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि को मापने का क्षेत्र में सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धि लब्धि के बारे में प्रतिपादित किया था। आपको बताए हैं कि पर्सनालिटी के बारे में हम बताएंगे। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अर्थात जो आप जन्म से पाते हैं और जो आप अर्जित करते हैं, अर्जित करना मतलब जो व्यवहारिक आप सोचते हैं, व्यवहारिक ज्ञान पाते हैं, उस प्रवृत्तियों का योग, यानी दोनों का योग, जो जन्मजात जो माता पिता से मिला है और जो आप अर्जित कर रहे हैं, इनका जब योग होता है तो उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। फिर समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता में मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जो टाइलर है, टाइलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य करने की गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या बोलेंगे हम, बुद्धि व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अर्थात कोई लड़का अलग प्रकार का है, उसका रूप अलग है, सोच अलग है, क्योंकि सभी लोग एक प्रकार के नहीं होते, अर्थात यूनिक नहीं होते, कहीं ना कहीं उन लोगों में डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को व्यक्तिगत विभिन्नता हम कहते हैं। अगला आपसे बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी, अर्थात सृजनात्मकता क्या है। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो या किसी कार्य किसी समय समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। अर्थात जब आप कोई कार्य ऐसा करें जिसको समाज मान्यता दे दे और वैज्ञानिक मान्यता दे दे और उसका उपयोग होने लगे, वही कार्य आपका क्या है, क्रिएटिविटी है। आपकी कल्पनाशील वस्तु हो जाती है। कल्पना क्या है, सेम एकदम सिनोनिम्स है क्रिएटिविटी का। कल्पना में अब जो है देखो, मैं आपको ऊपर के शब्दों में बताया हूँ क्रिएटिविटी में कि आपका नवीन परिणाम होता है। नवीन परिणाम जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं।
लेकिन कल्पना में क्या होता है कि आप दूरस्थ के बारे में कितना सोचते हैं, उस पर विचार आप कैसे करते हैं, वो आपकी कल्पना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई मूवी देखा, मूवी देखने के बाद मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, वही आपकी कल्पना है कि आप किस प्रकार से उसको सोच रहे हैं। चिंतन क्या है? चिंतन यानी थिंकिंग। आप वुडवर्थ के अनुसार किसी बाधा पर किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त करने की तरीका, अर्थात कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, उसमें आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, वही सोचने का जो आपकी तरीका है, मैनर है, उसी तरीका को हम क्या कहेंगे? चिंतन कहेंगे। तर्क क्या है? तर्क गैरेट के अनुसार जो है, गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क है। अर्थात जब आप क्वेश्चन पेपर कोई पाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जब आप करते हैं, उसी को करने की कला आपको तर्क कहलाती है। वंशानुगत क्या है? वंशानुगत का इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। अर्थात जेम्स ड्रेवर के अनुसार इसको परिभाषित किया गया था कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुगत है। अर्थात जो आप स्वतः अपने माता पिता से पा जाते हैं, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण क्या है? रास जो थे उन्होंने बताया कि वातावरण वो बाहरी व्यक्ति है, वो शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अर्थात जो चीज़ आप जीवन में अर्जित कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों के व्यवहार से सीख रहे हैं, वही सब क्या है? वातावरण है। अधिगम क्या है? अधिगम की बहुत सारे डिफिनेशन आपको आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन एक दो डिफिनेशन मैं बता देता हूँ। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदत क्या है? आपकी हैबिट क्या है? नॉलेज क्या है? आप ज्ञान क्या अर्जित कर रहे हैं, वही। अभिवृत्ति क्या है? आपकी थिंकिंग, आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, वो सब को अर्जन आप करते हैं, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम में क्या होता है कि कोई प्रयोग, कोई चीज़ आप पढ़ लिए हैं और उसका जब आप यूज करने लगे, उसका जो है यूज अगर करने लगते हैं, तो उसी को हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग को ही हम हिंदी में अधिगम कहते हैं। सीखने का वक्र। सीखने का वक्र क्या है? सीखने का वक्र है कि आप किस प्रकार से सीखते हैं। जब बच्चा जन्म से पैदा होता है तो वो किस प्रकार से सीखता है, कभी तेज, कभी धीमे, या कंटिन्यू सीखता रहता है। इसके बारे में अलेक्जेंडर के अनुसार जब आंकड़ों का वर्गांकित कारण कागज पर अंकित किया जाता है तो वह वक्र कहा जाता है, ये सीखने का वक्र। अर्थात जब बच्चा 1 साल का रहता है तब कैसे सीखता है, 2 साल का होता है तब कैसे सीखता है, इसी तरह किशोरावस्था यानी 19 साल तक वो बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार पठार बन रहा है, किस प्रकार की रेखाएं वक्र बन रहे हैं, उसी वक्र को सीखने का वक्र हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे सीखने में पठार। सीखने में पठार क्या है? कोई कहता है ना कि मैं 12 घंटे पढ़ लिया हूँ, पढ़ने के बाद कहता है मैं थक गया हूँ। उसी थकने, जो आप सीख रहे हैं ना, जो सीखने के बाद आपकी थकान महसूस हो रही है, उसके बाद आप कुछ ज्ञान नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, उसी अवस्था को हम सीखने के पठार कहते हैं। जैसे रेक्स एंड नाइट के शब्दों में कहा जाए तो सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अर्थात जब वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स लगाने के बाद वो थक जाता है तो कहता है लाओ अब इतिहास पढ़ते हैं। इसीलिए वो जो उसकी कैपेसिटी है वहाँ पर कि थकान महसूस करने लगा, वही उसकी सीखने की पठार हो गई। जहाँ पर वो पठार महसूस करने लगा यानी बोरिंग महसूस करने लगा, उसी शब्द को हम बोलते हैं सीखने में पठार हो गया।
सीखने के हस्तांतरण क्या है, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हम कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने कहा था सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने तथा कार्य करने की आदतों का सीखने के एक दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना सीख गए हैं और साइकिल के साथ आप क्या करते हैं कि बाईसाइकिल चलाने लगते हैं, अर्थात आप टू व्हीलर चलाने लगेंगे, फोर व्हीलर चलाने लगेंगे। तो ये क्या है, आप पहले तो साइकिल चलाए हैं, साइकिल चलाने के बाद आप उससे अनुभव अपना अर्जित किए हैं, फिर मोटरसाइकिल चलाने लगे, फिर जाके बाइक चलाने लगे। तो ये सब क्या है, सीखने का स्थानांतरण हो गया आपका। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। गुण के अनुसार, गुण एक साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही श्रेष्ठ थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। किसी कार्य को आरंभ करने जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। यानी आप कार्य को प्रारंभ कर रहे हो और उसको जारी रखते हो, और कब तक जारी रखते हो, जब तक आपके अंदर इमोशंस बढ़े हैं, सेल्फ मोटिवेशन जब आपके अंदर रहता है तो आप प्रक्रिया बार बार अपना पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और 3-4 दिन पढ़े, फिर आपको लगा कि यार ये हमसे हो नहीं पाएगा, तो आप इमोशंस अपने अंदर डाले रहते हो, नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, प्रयास करते हैं, फिर आने वाले समय में आपको सक्सेसफुल भी होते हैं। ध्यान क्या है, ध्यान यानी अटेंशन। अटेंशन आप समझ गए होंगे। प्रोफेसर एस.के. दुबे जी कहें कि ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है या आध्यात्मिक या भौतिक विकास हेतु मन की एकाग्रता और स्थिरता का विकास किया जाता है। इसमें व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है। अर्थात जो आप योग करते हैं ना, उसी को हम ध्यान कहते हैं। बस एक शब्द में समझिए, जो आप योग कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वही क्या है, सुबह सुबह आप आधा घंटा 15 मिनट आप टहलते हैं, वही आपका ध्यान है, वही आपका अटेंशन है, जिसमें मानसिक प्रक्रिया आपकी हो रही है कि मैं दौड़ रहा हूँ, उसमें क्या रिस्पिरेशन पावर आपकी बढ़ रही है, सब चीज़ें हो रहे हैं। रुचि क्या है, यानी इंटरेस्ट। आप किसी कार्य में किस प्रकार इंटरेस्ट लेते हैं, आप रुचि को समझ पा रहे होंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती रहती है। अर्थात जब आप कहते हैं कि हमको तो इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, अर्थात आप उससे प्रेरित हैं, पहले से प्रेरित हैं कि इंग्लिश, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आपका दिल लग रहा है, इसके कारण वो आपका इंटरेस्ट बन गया। जब आपकी इंटरेस्ट बन जाएगी तो आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। आज मैं आगे आपको TAT परीक्षण के बारे में बताता हूँ। TAT परीक्षण क्या है। बहुत ही ये पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि आपको ये दरअसल हर बार पेपर में पूछे जाते हैं कि TAT परीक्षा किसके लिए की जाती है। तो इसका निर्माता जो थे मरे एंड मॉर्गन हैं। सन 1935 में इन्होंने दिया था। और कुल कार्ड, इसमें कार्ड होते हैं, जैसे 31 कार्ड हो गए, उसमें मरे के कुछ कार्ड होंगे, यानी मरे ने बताया कि 30 कार्ड और मुर्रे ने बताया कि 31 कार्ड। तो जो कार्ड दिए जाते हैं और उस कार्ड में चित्र बने होते हैं, और उस चित्र को देखकर आपको बताना होगा कि इसमें क्या बना है। उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसी परीक्षण को हम पर्सनालिटी परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। वहीं एक CAT भी होता है। CAT भी पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें पर्सनालिटी का, लेकिन बात यह है कि इसमें कोई भी चित्र बनाया जा सकता है। इसमें कुछ कार्ड ऐसे होंगे जिसमें जानवर बने होंगे, कुछ कार्ड ऐसे होंगे जिसमें कुछ फिल्म दुनिया के लोगों को बना होगा। तो उसको आप देख के पहचानेंगे कि कौन सा जानवर है, उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी का
टेस्ट करते हैं। स्याही धब्बा परीक्षा क्या है? स्याही धब्बा परीक्षा ये भी पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट है। पर्सनालिटी का मतलब क्या समझ पा रहे हैं? पर्सनालिटी का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी, आप कितना स्मार्ट हो, किस प्रकार से स्मार्ट हो, आप किस प्रकार से सोच रहे हो, यही आपकी पर्सनालिटी है। तो स्याही धब्बा परीक्षा क्या होता है कि एक फिगर आपको दिया जाएगा और फिगर में मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी का फिगर बना है, ठीक, और उसमें स्याही का धब्बा लगा दिया जाएगा ऐसे, और कहा जाएगा कि बताओ ये कौन सी पर्सनालिटी है, इसका क्या नाम है। तो आप कहोगे नरेंद्र मोदी, तो आपको 100 में 100 नंबर मिलेंगे। अर्थात जब आप पहचान जा रहे हो, इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंक ब्लॉक टेस्ट। इसका निर्माता जो थे हरमन रोसा कहते हैं, जिसमें 10 स्याही के धब्बे प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें 5 काले रंग और 2 धूसर रंग तथा 3 काले लाल रंग के पूर्ण रंगदार होते हैं। और आगे मैं बता रहा हूँ बुद्धि के सिद्धांत। ये निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं, ये हर बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बीने, टर्मन और स्टर्न जी ने दिया था। फिर द्विकारक किसने दिया? स्पेयरमैन। त्रिकारक स्पेयरमैन। और बहुकारक सिद्धांत थांडाइक जी ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत थॉम्पसन जी ने दिया था। ये चारों पांचों आप इसको याद रखें, ये हर बार आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।